जय हिंद, जय भारत दोस्तों। एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल सौरभ आइना पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आज जो हम CBSE बोर्ड क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं, क्योंकि काफ़ी समय से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हमें आप CBSE जो सोशल स्टडी है उसको हिंदी मीडियम में अवेलेबल करवाइए, जिससे हमें कुछ समझने में आसानी हो। तो आज उसी कड़ी में हम उन छात्रों के लिए क्लास 10th CBSE की जो ज्योग्राफी की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर संसाधन और विकास, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट को लेकर आए हैं। उसको हम आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे। तो आइए आज की हम हमारी चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई संसाधन क्या होते हैं। संसाधन क्या होते हैं, तो संसाधन क्या होते हैं उसके संबंध में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हमारी एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ मैं आपको कि संसाधन क्या होते हैं। वे समस्त वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है संसाधन कहलाते हैं। क्या है? वे समस्त वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और डेफिनेशन, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में हम उपयोग करते हैं या प्रयुक्त करते हैं और जिसको बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध होती हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे आए तो ये जो दो चार्ट दिख रहे होंगे आपको, दो चार्ट, फर्स्ट चार्ट में दिखा देता हूँ, ये वाला, एक तो ये आपको याद होना आवश्यक है और उसके बाद एक ये वाला, ये दोनों आपको याद होने आवश्यक हैं। तो ये जो सेकेंड वाला चार्ट है ये तो मैं आपके सामने अभी डिस्क्राइब कर ही देता हूँ। जैसे संसाधनों का वर्गीकरण है ये, तो इसके दो पार्ट, पहला है प्राकृतिक, सेकेंड है मानवीय। ठीक है, प्राकृतिक में फिर इसके दो डिवाइडेशन, दो पार्ट, नवीनीकरण योग्य, अनवीनीकरण योग्य। कौन कौन से? नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य। फिर नवीनीकरण के भी दो पार्ट, जैसा कि दिख रहा होगा, सतत अथवा प्रवाह, इसके उदाहरण देख सकते हैं हम, पवन और जल। और जैव के फिर दो पार्ट कर दिए इन्होंने, इसका ही जैव जो है उसका दो पार्ट, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव। उसी प्रकार अनवीनीकरण में पूर्ण चक्रीय और अचक्रीय। कौन कौन से? पूर्ण चक्रीय और अचक्रीय। और फिर मानवीय में भी संरचना, संस्था और मात्रा और गुणवत्ता। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना आवश्यक है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि भैया संसाधनों का जो चार्ट है या जो वर्गीकरण का चार्ट है वो बनाइए, तो आप में बनाना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ इनको पढ़ना तो आवश्यक है, एक बार पढ़कर मैं सुना देता हूँ आपको। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से, स्वभाव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। उसके बाद क्या आप अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? तो ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रिया का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को, संसाधनों को परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अब हम इसको संसाधनों का वर्गीकरण जो है उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करते हुए पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो हमारा आता है, इसका जो हमारा फर्स्ट आता है, फर्स्ट कौन सा आता है हमारा? उत्पत्ति के आधार पर। कौन सा? उत्पत्ति के आधार पर। कौन सा है? उत्पत्ति के आधार पर। कौन सा है? उत्पत्ति के आधार पर। ये हमारा फर्स्ट है, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है उसके फिर दो पार्ट हैं। कौन सा? फर्स्ट कौन सा है? पहला तो फर्स्ट तो है जैव। कौन सा है? जैव। और सेकेंड है कौन सा? अजैव। कौन सा है? अजैव। फर्स्ट तो कौन सा है? जैव और सेकेंड है अजैव। सेकेंड है अजैव। ठीक है, ये दो पार्ट उत्पत्ति के आधार पर। तो अब हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पहला है जैव। इन संसाधनों की प्राप्ति जैवमंडल से होती है और इनमें जीवन भी व्याप्त होता है। ठीक है, जैव की क्या डेफिनेशन है? इन संसाधनों की प्राप्ति जैवमंडल से होती है और इनमें जीवन भी व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति आदि। ये तो हो गई हमारे जैव की डेफिनेशन। किसकी हो गई है ये डेफिनेशन? ये हो गई है जैव की। तो जैव की डेफिनेशन में एक बार और बता देता हूँ
इन संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है और इनमें जीवन भी व्याप्त होता है, उदाहरण के लिए मनुष्य और वनस्पति जात। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कौन सा आता है, अजैव। कौन सा, अजैव आता है। तो अब हम अजैव की बात कर लेते हैं। तो अजैव जो है उसमें क्या है कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे धातुएं, क्या है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है, या तो छोटा क्वेश्चन बनेगा कि भाई उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए, या समप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए, या अगर ये क्वेश्चन अगर बनेंगे तो ये 1 या 2 नंबर में बनेंगे। अगर 2 नंबर में बनेंगे तो क्या होगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार को बताते हुए उनकी परिभाषा लिखिए। और अगर 1 नंबर में बनेगा तो ऐसे बनेगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार बताइए। ठीक है, और अगर बड़ा क्वेश्चन बनेगा 4 या 5 नंबर का तो वो इस प्रकार बनेगा कि संसाधनों के वर्गीकरण को समझाइए। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि संसाधनों का वर्गीकरण सारे ही उत्पत्ति के आधार पर, साम्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर इनका वर्णन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये इस प्रकार होगा। उसके बाद हमारा पहला तो हो गया है उत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद हमारा दूसरा आएगा हमारा साम्यता के आधार पर। कौन सा है, सेकेंड है हमारा समप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर किसके आधार पर है, समाप्यता के आधार पर। ठीक है, ये है हमारा समाप्यता के आधार पर। तो समाप्यता के आधार पर इसके 2 प्रकार है। फिर कौन कौन से हैं, फर्स्ट तो है नवीनीकरण। कौन सा है, नवीकरण। दूसरा है कौन सा, अनवीनीकरण। कौन सा है सेकेंड कौन सा है, अनवीकरण। ठीक है, अनवीकरण। ठीक है, तो अब मैं आपको इन दोनों की डेफिनेशन बता देता हूँ। तो नवीनीकरण योग्य संसाधनों की जो डेफिनेशन है, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है उन्हें नवीनीकरण योग्य या पुनः उत्पन्न संसाधन कहते हैं। कौन से संसाधन, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है उन्हें नवीनीकरण योग्य या पुनः उत्पन्न संसाधन कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से होंगे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन आदि इसके उदाहरण हो सकते हैं। कौन कौन से उदाहरण होंगे इसके, सौर ऊर्जा, सेकंड पवन ऊर्जा, ठीक है, थर्ड आपका जल, फोर्थ आपका वन। ठीक है, ये इसके उदाहरण होंगे। उसके बाद आता है अनवीकरण योग्य संसाधन। आपके कौन से, अनवीकरण योग्य संसाधन। इसके बाद कौन सा आएगा आपका, अनवीकरण योग्य संसाधन। अब इसकी हम बात कर लेते हैं। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। क्या होता है कि इन संसाधनों का, अनवीकरण जो योग्य संसाधन है, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। और खनिज और जीवाश्म ईंधन जो है वो इस प्रकार के जो संसाधन है उनके प्रकार हैं, मतलब उदाहरण हो सकते हैं। और इनको बनने में क्या है कि लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसकी डेफिनेशन एक बार बता दूं, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। और खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। ठीक है, और इनको जो बनने में समय लगता है वो लाखों वर्ष लग जाते हैं। उसके बाद आता है आपका अगला जो है आपका, वो है आपका स्वामित्व के आधार पर। क्या है, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार किसके आधार पर है, स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, तो ये स्वामित्व के आधार पर अगला प्रकार आपका। ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पर इसके फिर 4 प्रकार हैं। फर्स्ट है व्यक्तिगत। फर्स्ट क्या है, व्यक्तिगत। सेकेंड सामुदायिक। ठीक है, सेकेंड सामुदायिक। थर्ड है राष्ट्रीय। कौन सा है, राष्ट्रीय। ये आपके काई के आधार पर है, स्वामित्व के आधार पर। और अंतर्राष्ट्रीय। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं 4 प्रकार स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। पहला हम लेते हैं व्यक्तिगत।
संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं, ये हमें याद रखना है। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास क्या है कि सरकार द्वारा जो भूमि आवंटित होती है वो होती हैं, और उसके बदले वो क्या करते हैं, सरकार को लगान चुकाते हैं। गाँव में बहुत से लोग भूमिहीन हैं, तो बहुत से क्या है, भूमि स्वामी भी हैं। उसी प्रकार इसके जो उदाहरण हो सकते हैं वो तालाब हो सकते हैं, बाग हो सकते हैं, कुएं हो सकते हैं, जो क्या है निजी स्वामित्व के होते हैं। मतलब क्या है कि संसाधन निजी व्यक्तियों के हित में भी होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा सामुदायिक संसाधनों में क्या है कि सामुदायिक संसाधनों में ये वे संसाधन हैं जो समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं, उन्हें हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। सामुदायिक कैसे, जैसे हमारे गाँव में कुछ स्थान होते हैं, सार्वजनिक स्थान, जैसे कुछ तालाब हो गए, खेल मैदान हो गए, चारागाह हो गए, उनका उपयोग क्या है गांव के सभी व्यक्ति, पूरा समुदाय करता है, तो उन्हें हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन में क्या है कि तकनीकी तौर पर जो देश में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं वो तो है क्या, राष्ट्रीय संसाधन है। जो भी संसाधन देश में पाए जाएंगे देश की सीमा के अंदर, वो तो राष्ट्रीय संसाधन हो ही गए। उसके बाद क्या है कि देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के अगर हित में है तो उन्हें अधिग्रहित कर सकती है, मतलब अपने स्वामित्व में ले सकती है सरकार, उसको ये अधिकार है, ठीक है। आपने देखा होगा, जैसे हमारे देश में भी देखा होगा आपने कि कुछ सड़कें, नहरें और रेल लाइनें जो है व्यक्तिगत खेतों में भी बनी हुई हैं, तो उन्हें हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसी प्रकार राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि, मतलब हमारे जितनी भी राजनीतिक, जैसे भारत की जितनी भी भूमि है राजनीतिक भूमि, उसके अंदर और 12 समुद्री मील, मतलब समुद्र के अंदर लगभग 9.2 किलोमीटर तक, हमारी सीमा से लेकर 9.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र में भी जितने भी संसाधन पाए जाते हैं वो भी हमारी राष्ट्रीय संपदा है। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में क्या होता है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है, जैसे तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से पूरे खुले महासागरीय क्षेत्र पर किसी देश का अधिकार नहीं है। मतलब क्या है कि तट रेखा, मतलब क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को कुछ संस्थाएं नियंत्रित करती हैं। उसके बाद क्या है तट रेखा, मतलब जैसे कोई भी हमारी तट रेखा है कि भाई यहाँ से, मतलब समुद्रीय रेखा, हमारा जो तट है, जैसे हम मान लेते हैं हमारा जो तिरुवनंतपुरम है आखिरी छोर भारत का, वहाँ से हम देख लेते हैं तिरुवनंतपुरम से हमारा जो भी तट है वहाँ से 19.2 किलोमीटर तक तो हमारे संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद 200 समुद्री मील की दूरी में जो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है ना, वहाँ क्या है, खुले महासागरीय, किसी भी देश को कानूनी अधिकार नहीं है कि वो वहाँ के संसाधनों का उपयोग कर सकता है। इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए क्या है, हमें कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उनकी सहमति लेनी पड़ती है, उसके बाद हम उन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अगला फोर्थ पॉइंट, जो है फोर्थ पॉइंट हमारा इस आधार पे है। फोर्थ पॉइंट हमारा विकास के आधार पर है। किसके आधार पर है, विकास के स्तर के आधार पर। फोर्थ, विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर, ठीक है, विकास के स्तर के आधार पर, ठीक है। तो विकास के स्तर के आधार पर जो है वो फिर 4 प्रकार के हैं। पहला कौन सा है, संभावी। कौन सा है, संभावी, ठीक है। दूसरा है विकसित, चौथा है भंडार, तीसरा है भंडार, और चौथा है संचित कोष। कौन सा है चौथा, संचित कोष, ठीक है। इस प्रकार है हमारे ये संसाधन। तो अब हम पहले पे जो है हमारा संभावी, उस पर चर्चा करते हैं। तो ये जो है ये वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया हो। क्या है कि संभावी संसाधन जो है वो क्या है, ये संसाधन है या ये वो संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया हो। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है परंतु इन्हें सही ढंग से विकसित नहीं किया गया है। क्या है कि ये वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, जैसे हमारा राजस्थान और गुजरात, यहाँ क्या है कि पवन और सौर ऊर्जा की तो अपार संभावना है परंतु उनको क्या है अभी विकसित नहीं किया गया है। कौन कौन से 2 राज्य हमारे, हमारा राजस्थान
राजस्थान और गुजरात, ये हमारे दो राज्य। यहाँ क्या है कि पवन और सौर ऊर्जा की तो अपार संभावना है, परंतु उनको क्या है कि सही ढंग से विकसित नहीं किया गया है। इस प्रकार के जो संसाधन उन्हें संभावित संसाधन कहते हैं। मतलब इसकी एक डेफिनेशन एक बार और बता दूं मैं, ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनको अभी तक उपयोग में नहीं लिया गया है, उनको क्या कहते हैं हम संभावित संसाधन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद विकसित संसाधन। विकसित संसाधन जो है ये वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। मतलब क्या है कि ये जो संसाधन है ये वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की मात्रा और गुणवत्ता भी निर्धारित हो चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा भंडार। भंडार क्या है कि पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल है। मतलब क्या है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु क्या है कि हमारे पास उपयुक्त प्रौद्योगिकी नहीं होने के कारण क्या है कि हम उसके पहुंच से बाहर है, इसलिए इसको भंडार कहा गया है। उसके बाद हमारा आता है संचित कोष। ठीक है, यह संसाधन भंडार का नहीं हिस्सा है। ये जो है ना संचित कोष, यह भी भंडार का ही हिस्सा है। क्या है, यह संसाधन भी भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में हम ला सकते हैं परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। क्या है, यह भी भंडार का ही एक प्रकार या हिस्सा है संचित कोष, जिन्हें हम उपलब्ध तकनीकी और ज्ञान की सहायता से उपयोग में ला सकते हैं परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है, इन्हें हम संचित कोष कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संचित कोष कहते हैं। उसके बाद हम अगले पेज पर चलेंगे तो संसाधनों के प्रकार, इसको मैं एक बार आपको पढ़कर और डिस्क्राइब कर सुना देता हूँ। ये आपके प्रकार आपको दिख रहे होंगे। पहला उत्पत्ति के आधार पर, कौन सा है, उत्पत्ति के आधार पर फर्स्ट वाला, तो ये इसमें लिखा हुआ इन संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य और जीवन। फिर है अजैव। आपका अजैव में क्या है, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे चट्टानें, धातुएं आदि। उसके बाद आपका सामीप्यता के आधार पर नवीनीकरण योग्य संसाधन, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीनीकृत पुनः उत्पन्न किया जा सके उन्हें नवीनीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए सौर तथा पवन ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके अनवीनीकरण योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन भी इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं जिन्हें बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसके बाद हमारा देख लेते हैं हम आपका ये वाला स्वामित्व के आधार पर। कौन सा, स्वामित्व के आधार पर। इसमें हमारे आ गए, पहला आ गया हमारा व्यक्तिगत संसाधन। कौन सा आ गया, पहला हमारा व्यक्तिगत संसाधन। पहला कौन सा आ गया है आपका, व्यक्तिगत संसाधन। ये वाला व्यक्तिगत संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है जिसके बदले वे सरकार को लगान चुकाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपके सामुदायिक संसाधन के संबंध में बात कर लेते हैं। सामुदायिक संसाधन या सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों के उपलब्ध होते हैं, जैसे गांव की शामिलता भूमि, चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि। ठीक है, उसके बाद आपके राष्ट्रीय संसाधन, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आपके अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। तट रेखा से दूर से समुद्री मील की दूरी, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र पर खुले महासागरीय संसाधन किसी देश का अधिकार नहीं है। उसके बाद आपके विकास के आधार पर संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार, संचित कोष। ठीक है, अब संसाधनों का विकास। ठीक है, अब कौन सा आपका पार्ट है, संसाधनों का विकास। ठीक है, तो संसाधनों का जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव इस अंधाधुंध उपयोग किया है जिससे निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो गई है। तो इसके अंधाधुंध जो उपयोग हुआ है संसाधनों का, उसके कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई है। जैसे पहली समस्या हम देख सकते हैं, पहली समस्या इसमें जो पहली समस्या है, जैसे कुछ व्यक्तियों के लालच और संसाधनों का हास। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जैसे समाज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न है, संसाधनहीन अमीर तथा गरीब में बंट गया है। तो क्या है कि क्वेश्चन बन सकता है कि संसाधन के अंधाधुंध उपयोग से जो कुछ समस्याएं पैदा हुई है उनको बताइए, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने होंगे। ठीक है, उसके बाद
यहाँ संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितियाँ संकट पैदा हो गई है, जैसे भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि क्या है कि संसाधन का अंधाधुंध उपयोग से कुछ विशेष परिस्थितियाँ संकट पैदा हो गए। जैसे हम बात कर सकते हैं कि भूमंडलीय तापमान, अत्यधिक वाहनों के धुएं के कारण क्या है कि हमारे पृथ्वी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। ओजोन परत का लगातार अवक्षेप हो रहा है, जिससे क्या है कि सूर्य से आने वाली कुछ जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे कुछ गंभीर बीमारियां हमारे विश्व में हमें दिखाई देने लग गई है। इसके बाद हम बात करते हैं सतत पोषणीय विकास। ये जो सतत पोषणीय विकास है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा है? सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है? सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करें। ठीक है, तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ ये है कि विकास जो है वो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। क्या है कि सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि जो विकास की प्रक्रिया है वो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया जो है ना वो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की जो आवश्यकता है उसकी अवहेलना ना करें। क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण IMP क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं इसे IMP, यहाँ आप इसे लगा सकते हैं IM और P, ये आपका IMP क्वेश्चन हो सकता है। कौन सा क्वेश्चन हो सकता है? आपका IMP क्वेश्चन हो सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए ये, इसको आप लगा लीजिए IMP, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास ये आपका एक IMP क्वेश्चन है। इसमें हम कह सकते हैं सतत पोषणीय विकास, आर्थिक विकास का अर्थ है कि जो विकास है वो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हैं और वर्तमान विकास की जो प्रक्रिया है वो भविष्य की पीढ़ियों की जो आवश्यकता है उसकी अवहेलना ना करें। ये सतत पोषणीय विकास की प्रक्रिया है। उसके बाद आता है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, ये भी आपका IMP क्वेश्चंस है। कौन सा? ये भी आपका IMP क्वेश्चंस है। कौन सा? पृथ्वी सम्मेलन आपका IMP क्वेश्चन है। पृथ्वी सम्मेलन ये भी आपका IMP क्वेश्चन है। पृथ्वी सम्मेलन IMP लगा लीजिए। ठीक है, तो पृथ्वी सम्मेलन क्या है कि जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों के नेतृत्व में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में क्या है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें क्या है कि 100 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। सम्मेलन का जो आयोजन था वो विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। क्या है? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। या क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था वो कब आयोजित किया गया था और कहाँ आयोजित किया गया था? तो सन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में। कहाँ किया गया था? सन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में। तो इसका आयोजन जो है वो किस लिए किया गया था भैया? तो कि भाई विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए इसका आयोजन किया गया था।